नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। आई एम फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसी जजमेंट्स के बारे में जिसको लेकर देश के अंदर लोग बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 11 अगस्त के ऑर्डर की। दोस्तों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने ऑर्डर दिया था कि दिल्ली एनसीआर एरिया के तमाम स्ट्रे डॉग्स को एनिमल सेंटर के अंदर रीलोकेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह जजमेंट दी है, यह ऑर्डर दिया है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम डॉग्स को शेल्टर के अंदर रिलोकेट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के आने के पश्चात दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बहुत ही टेंस माहौल है। लोगों के विचार आपस में बटे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को सही मान रहे हैं। उन सभी का कहना है कि स्ट्रे डॉग्स या अन्य स्ट्रे एनिमल्स के कारण लोगों को बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि खासकर जो उम्र दराज लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या बच्चे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रे डॉग्स के मैनेज से परेशान है। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं जानवर बहुत ही प्यारे होते हैं। जानवर कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक अभिन्न अंग भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों को ही नुकसान होता है। अब दोस्तों, ना केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर, पूरे भारत भर के अंदर एनिमल बाइट्स और रेबिस के केस बहुत ही तीव्र गति से बढ़े हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश के अंदर तकरीबन 17 मिलियन के आसपास सालाना एनिमल बाइट्स होती हैं। मतलब तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ तक लोगों को सालाना तौर पर एनिमल यानी डॉग्स काट लेते हैं। अब दोस्तों, कई लोग तो बहुत खुश हैं इस डिसीजन से। उनको लगता है कि स्ट्रे एनिमल्स के शेल्टर में शिफ्ट हो जाने के कारण अब वो लोग एटलीस्ट डॉग बाइट से, जानवरों के बाइट से तो बच जाएंगे। और खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, खासकर जो बच्चे हैं, वो सुरक्षित फील कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी ओर जो एनिमल लवर्स हैं, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एनिमल से इमोशनली कनेक्टेड है। आपने देखा होगा, जब आप सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए जाते होंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों को दूध पिलाते हैं, जो जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनको बिस्किट्स वगैरह खिलाते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं लोग अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी करुणा के कारण जानवरों का पेट पालते हैं। तो ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ बहुत ही आपत्ति है। दोस्तों, उनका कहना है कि इन जानवरों को जब एनिमल शेल्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वहां पर उन जानवरों को खाना कौन खिलाएगा, वहां पर इन जानवरों की देखभाल कौन करेगा। हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने एनिमल शेल्टर हैं ही नहीं कि सारे डॉग्स को एक बारी के लिए वहां शिफ्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि कुछ एनिमल सेंटर्स के अंदर जब डॉग्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जिससे जानवरों का वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह जजमेंट क्यों दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर देते वक्त एक बहुत ही स्टार्क ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, और उसके पश्चात हम देखेंगे भारत के अंदर रेबिस के केसेस का प्रेवलेंस क्या है, दुनिया भर के अंदर रेबिस किस प्रकार से बढ़ रही है, ये दुनिया भर के अंदर कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर रेबिस समाप्त हो चुकी है, और दुनिया में कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर अभी भी रेबिस प्रेवलेंट है। रेबिस इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए कितनी खतरनाक है, कितनी लीथल है। और उसके पश्चात हम देखेंगे भारत के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से लॉज या रूल्स बनाए गए हैं। और अंत में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनिमल्स को या स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करने की जजमेंट, क्या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकहित में ऐसी जजमेंट्स दी हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल बॉडीज को स्टार्क डायरेक्शंस दी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम स्ट्रे डॉग्स के टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि क्या। अब दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन दी कि कहीं ना कहीं म्युनिसिपल बॉडीज, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल्स हो, वो अपने दायित्वों के अंदर असफल रही हैं।
उनके दायित्वों के असफल रहने उनके दायित्वों में असफल रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट को ना चाहते हुए भी इस इशू के ऊपर जजमेंट देनी पड़ रही है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे किस प्रकार से अगर म्युनिसिपल अथॉरिटीज अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करती, म्युनिसिपल अथॉरिटीज समय रहते ही एनिमल बर्थ कंट्रोल को प्रैक्टिस करती, म्युनिसिपल अथॉरिटीज समय रहते ही जानवरों की इम्यूनाइजेशन करती, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर ना देने पड़ते। आइए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्लस सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। हम सभी जानते हैं 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो पिटीशन, रिट पिटीशन पर हियरिंग की और एक ऑर्डर दे दिया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी व्यक्ति ने पिटीशन फाइल नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन का कॉग्निजेंस सुओ मोटो मतलब अपने आप ही लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को एज अ पिटीशन ट्रीट करते हुए इस मैटर के ऊपर सुनवाई की और दिल्ली एनसीआर के अंदर म्युनिसिपल अथॉरिटीज को यह ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि हम आपको 8 हफ्ते का समय दे रहे हैं, हम आपको 8 हफ्ते का समय दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सभी को रिलोकेट किया जाए एनिमल शेल्टर के अंदर। मतलब सड़क के ऊपर या गलियों के अंदर स्ट्रे डॉग्स ना दिखें, सभी को रिलोकेट कर दिया जाए एनिमल शेल्टर्स के अंदर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के पीछे क्या कारण है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर देखते वक्त कहा कि बहुत समय से हमारे पास ऐसे पिटीशंस आती रही हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लोग प्रे करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते हुए मेनेस, डॉग बाइट्स के बढ़ते हुए इंसिडेंट्स और रेबिस के बढ़ते हुए इंसिडेंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स म्युनिसिपल अथॉरिटीज को ऑर्डर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि हम बहुत समय से इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, हम बहुत समय से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने बहुत वर्षों से अपना काम सेटिस्फैक्टरीली किया ही नहीं है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज अगर अपना काम सही से करती, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अगर डॉग्स की समय समय पर इम्यूनाइजेशन करती, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अगर समय समय पर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करती, तो हमें यह डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती ही ना, ऐसे डिसीजन लेने की नौबत आती ही ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस देखिए। On the contrary, it is only after the deepest of deliberations and having reached the firm conclusion about the systematic failure of concerned authorities. अब concerned authorities मतलब municipal authorities over the past 2 decades to address an issue that strikes at the heart of public safety that we have to decide to take the matter in our hands. We have over a considerable period of time examined the prevailing circumstances, heard the voices of those who have been directly affected and reflected upon a disturbing pattern of dog bites in this country. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 2 दशक से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम 2 दशकों से मॉनिटर कर रहे हैं म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनके द्वारा इस विषय के ऊपर कोई खास प्रयास किया ही नहीं गया। हम 2 दशक से देख रहे हैं, हमारे पास पिटीशंस आ रही हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं जहां पर लोग डॉग बाइट से और रेबिस के केसेस से परेशान हैं। अंत में ना चाहते हुए भी हमें इस विषय के अंदर एंटर करना पड़ा, हमें इस विषय का संज्ञान लेना पड़ा, कॉग्निजेंस लेना पड़ा और अंत में हम उस ऑर्डर को पास कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया गया। दोस्तों हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए गए इस ऑर्डर या इस डायरेक्शंस के पीछे एक रीजन है, एक रैशनल है। दोस्तों हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के अंदर रेबिस के केसेस का प्रेवलेंस है। दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि रेबिस की डिसीज कितनी लीथल है, कितनी जानलेवा हो सकती है, और हम यह भी देखेंगे कि क्या अगर म्युनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा समय पर सही डायरेक्शंस या सही कार्य किया गया होता तो क्या सिचुएशन इतनी खराब होती। दोस्तों ध्यान में देखिएगा, ये फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को आप अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न आता है, अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है, तो आप अगर प्रश्न आता है कि अब ये कॉन्ड्रम है, एक तरफ एनिमल वेलफेयर, एनिमल्स को ह्यूमनिस्टिक तरीके से देखने का इशू है, दूसरी ओर लोगों के प्राण, लोगों की लाइफ और लोगों की हेल्थ का इशू है। तो यहां पर 2 इश्यूज आपस में टकरा रहे हैं, एक और जानवरों के प्रति ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दूसरी ओर लोगों की पब्लिक हेल्थ, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की लाइफ का सवाल है। तो दोस्तों आप इन फैक्ट्स को अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर रीजनिंग। आप सभी जानते हैं यूपीएससी के अंदर इफ यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, अगर एक लाइन ऑफ थॉट ले रहे हैं, अगर आप अपने आंसर्स के अंदर एक पोजीशन ले रहे हैं, तो दैट मस्ट बी बैक्ड बाय एविडेंसेस, दैट मस्ट बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास अप्रोप्रिएट फैक्ट्स हो। बिना फैक्ट्स कोट किए, बिना एविडेंसेस को कोट किए अगर आप एक पोजीशन लेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, तो बिलीव मी यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स।
इफ यू आर टेकिंग अ सर्टेन पोजीशन, मेक श्योर यू आर बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोस्तों देखिए, दुनिया के अंदर रेबिस 10वां सबसे बड़ा इंफेक्शियस डिसीज है। मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी इंफेक्शियस डिसीजेस से, कम्युनिकेबल डिसीजेस से मृत्यु होती है, मौत होती है, 10वीं सबसे बड़ी बीमारी का कारण रेबीज है। दोस्तों तो रेबीज कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। रेबीज एक सीरियस प्रॉब्लम है जो ना केवल भारत बल्कि तकरीबन दुनिया में तकरीबन 150 राष्ट्रों के अंदर मौत का, डेथ का कारण बनती है। देखिए, it is estimated that 2.5 billion people across 100 countries are at the risk of contracting rabies। दोस्तों रिसर्च बताती है कि 100 से 150 राष्ट्रों के बीच में 100 राष्ट्र रिस्क पे हैं, 150 राष्ट्रों के अंदर अभी भी रेबीज फैली हुई है। तो 100 राष्ट्रों के अंदर तकरीबन 2.5 बिलियन, 250 करोड़ लोग रेबीज का रिस्क, ये रेबीज से वल्नरेबल है। दोस्तों अब भारत की अगर बात करें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत के अंदर एक वर्ष के अंदर 17 मिलियन, मतलब 17 मिलियन का मतलब होता है 1.7 करोड़। भारत के अंदर तकरीबन एनुअली 1 से 1.5 करोड़ के बीच में डॉग बाइट्स होती हैं एक वर्ष के अंदर। और तकरीबन भारत के अंदर 20 से 30 हजार, 18 से 20 हजार तक रेबीज के केसेस आते हैं। दोस्तों 18 से 20 हजार फिगर जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। हो सकता है कि फिगर 30 हजार हो सकता है फिगर 40 हजार हो। तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ तक सालाना एनिमल बाइट्स होती हैं। जानवर इंसानों को काट लेते हैं, डॉग्स इंसानों को काट लेते हैं, और कहीं ना कहीं 20 से 30 हजार रेबीज के, 18 से 20 हजार के आसपास रेबीज के केसेस होते हैं। अब दोस्तों हर जानवर या हर डॉग जो किसी इंसान को काट रहा है, जरूरी नहीं है कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड हो। एक व्यक्ति को, एक इंसान को जिसको डॉग द्वारा काटा गया है, उसको रेबीज तभी होगी अगर डॉग इन्फेक्टेड, अगर जानवर इन्फेक्टेड है। अगर जानवर इन्फेक्टेड नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को रेबीज नहीं होगी। तो इसीलिए चाहे 1 से 1.5 करोड़ तक रेबीज के डॉग बाइट्स होती हैं, लेकिन रेबीज के केसेस तकरीबन 18 से 20 हजार ही हैं। लेकिन आई बिलीव इट इज अ कंजर्वेटिव नंबर। आपको रिसर्च के अंदर ये फिगर मिलेगा 18 से 20 हजार, बट आई बिलीव कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। दोस्तों देखिए, रेबीज सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? जनरली बच्चों को और बुजुर्गों को। बच्चों को और बुजुर्गों को कई बार क्या होता है कि अगर डॉग ने अटैक किया, कोई व्यक्ति जवान है, अगर एक अडल्ट आदमी, एक जवान आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो डॉग को कंट्रोल, डॉग को सेंस अपने प्रोटेक्शन कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है। वो कहीं ना कहीं डॉग को डरा देगा, धमका देगा। लेकिन कई बार बच्चे और बुजुर्ग इतनी तीव्रता से रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर डॉग ने अटैक किया है तो कई बार बच्चे और बुजुर्ग इतनी तीव्रता से रिएक्ट नहीं कर पाते और डॉग बाइट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही रेबीज को लेकर बहुत वल्नरेबल हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत के अंदर रेबीज को लेकर अवेयरनेस भी बहुत कम है। रिसर्च बताती है कि भारत के अंदर रेबीज जैसी बीमारी को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। लोग यही नहीं जानते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद के लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डॉग बाइट हो गया, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि अपने वूंड को, अपने जख्म को साफ करो। अपने जख्म को अच्छे से सोप और वाटर से साफ करो। इसके पश्चात इमीडिएटली गो टू द क्लिनिक, इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल टू गेट अ एंटी रेबीज शॉट। दोस्तों मैं आप सभी को इस बात पर दोबारा सचेत करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी डॉग ने बाइट कर लिया, अगर कुत्ते ने काट लिए, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने वूंड को, जख्म को पानी से धोना है। आपको वॉश करना है उस वूंड को पानी से और साबुन से, ना केवल पानी से बल्कि साबुन से, और इमीडिएटली उसको बांधना है और इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है सो दैट आप एंटी रेबीज शॉट ले सको। अगर आपने समय पर एंटी रेबीज शॉट ले लिए, वो ये 4 वैक्सीन होती हैं, किसी जमाने में 14 टीके लगते थे, लेकिन अब 4 ही हैं, तो आपको 4 शॉट्स लगेंगे। अगर डॉग की बाइट के कारण अगर आपको रेबीज हो सकती है तो 4 शॉट से आप रेबीज के खतरे से बच जाओगे। लेकिन अगर एक बार रेबीज का वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रोलिफेरेट बढ़ गया, तो उसके पश्चात दोस्तों रेबीज का कोई इलाज नहीं है। उसके बाद रेबीज का कोई इलाज नहीं है। और दोस्तों भारत से जो सबसे डराने वाला आंकड़ा यह है कि दुनिया के अंदर 36% रेबीज के केस भारत में होते हैं। देखिए रेबीज, अब दोस्तों रेबीज हम सभी जानते हैं बहुत ही डेडली बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को जानवर ने काट लिया और जानवर रेबीज से इफेक्टेड है, तो व्यक्ति ने अगर सही टाइम पर एंटी रेबीज शॉट नहीं लिए तो उस व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा। और रेबीज व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। रेबीज व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और नियरली जिन व्यक्तियों को रेबीज हो जाता है
नियरली सभी केसेस के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो दोस्तों रेबीज इज नॉट ट्रीटेबल एट ऑल, रेबीज ट्रीटेबल है ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, रेबीज इज अ वायरल डिसीज दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड इज कॉज्ड बाय वायरस फ्रॉम द लाइजा वायरस ग्रुप्स। अब ये फैलता है जानवर के सलाइवा से या फिर जानवर के बॉडी फ्लूइड से। तो जब आपको या किसी भी व्यक्ति को जब डॉग बाइट करता है, कुत्ता काट लेता है, तो उसका सलाइवा आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। चूंकि डॉग का सलाइवा आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाएगा, सो इन दैट केस अगर उसमें वायरस है, रेबीज वायरस है, तो रेबीज वायरस आपकी बॉडी के अंदर प्रोलिफरेट कर जाएगा। देखिए, और दोस्तों एक चीज और, रेबीज वायरस केवल डॉग्स में नहीं होता, रेबीज वायरस बैट्स में, उसी प्रकार से कैट्स, मंकीज, मोंगूस, जैकाल, फॉक्सिस, इन सभी जानवरों के अंदर भी होता है। तो ना केवल डॉग्स बल्कि जैकाल्स, कैट्स, मंकीज, अब वुल्व्स, जैकाल्स एंड मोंगूस, ये सभी आपको सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे, केवल आपको बिल्लियां और डॉग्स ही मिलेंगे। तो इस कारण लोग डॉग्स और कैट से ज्यादा वल्नरेबल है, लेकिन जैकाल्स, मोंगूस, फॉक्सिस भी रेबीज वायरस को स्प्रेड करती हैं। अब रेबीज वायरस के दो टाइप होते हैं, फ्यूरिस रेबीज एंड पैरालिटिक रेबीज। फ्यूरिस रेबीज के अंदर एक व्यक्ति जिसको रेबीज हो जाती है, जिसके अंदर रेबीज वायरस प्रोलिफरेट कर जाता है, बढ़ जाता है, वो व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को बहुत ही डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। उस व्यक्ति को हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाएंगी। हेलुसिनेशन का मतलब है जो चीजें नहीं है उस व्यक्ति को परसीव होनी, फील होनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ व्यक्ति रेस्टलेस हो जाएगा, उसको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, इसके साथ साथ उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। उसके साथ साथ एक रेबीज वायरस, एक रेबीज होता है पैरालिटिक रेबीज, जिसके अंदर व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है, जिसके अंदर व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है, मतलब उसके बॉडी के ऑर्गन्स, जो उसके लिम्स हैं, वो काम करना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि रेबीज कितना डेडली वायरस है। अगर एक बार व्यक्ति को रेबीज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इंपॉसिबल है। इसलिए जैसे ही अगर आपको डॉग बाइट होती है या किसी जानवर की बाइट होती है, मेक श्योर यू गेट एंटी रेबीज शॉट। देखिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के अंदर, जब पूरी दुनिया के अंदर 36% रेबीज के केस भारत से आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर सभी देशों के अंदर, सभी राष्ट्रों के अंदर रेबीज इतना ही प्रेवलेंट है। नहीं, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं जो रेबीज फ्री हैं। देखिए, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, बेल्जियम। दोस्तों भारत, दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, स्पेशली यूरोप, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो रेबीज फ्री है, मतलब वहां पर रेबीज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन भारत के अंदर 18 से 20 हजार केसेस, रिपोर्टेड केसेस अभी भी आते हैं। भारत के अंदर दुनिया के 36% रेबीज के केस पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न यह आता है कि ये जो आंकड़े हैं आपके सामने, ये जो फैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं यह नहीं दर्शाते हैं कि हमारी लोकल अथॉरिटीज या हमारी सरकार अपनी ड्यूटी से भाग रही है। अगर यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, बेल्जियम के अंदर, इटली के अंदर अगर रेबीज खत्म हो सकता है, रेबीज वायरस की प्रेवलेंस खत्म हो सकती है, रेबीज के केसेस समाप्त हो सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? उन कंट्रीज ने कुछ तो किया होगा, उन कंट्रीज ने कुछ तो मेजर्स अडॉप्ट किए होंगे, वहां की सरकारों ने कुछ तो मेजर्स अडॉप्ट किए होंगे जिसके कारण रेबीज समाप्त हो गया। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? दोस्तों मैं आपको WHO की एक डायरेक्शन बताता हूं। WHO की एक प्रिस्क्रिप्शन है। WHO कहती है कि अगर किसी एरिया के अंदर 70% डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया जाए रेबीज वायरस के अगेंस्ट, तो रेबीज समाप्त हो जाएगा उस एरिया के अंदर। अगेन आई एम टेलिंग, अगर किसी एरिया के अंदर 70% डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो उस एरिया के अंदर रेबीज वायरस समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब 70% डॉग्स वैक्सीनेट हो जाएंगे, उनके अंदर रेबीज वायरस होगा ही नहीं, तो रेबीज स्प्रेड ही नहीं होगा। दोस्तों आपने कोविड के समय पर देखा होगा, कोविड जब लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन गई, जब लोगों को कोविड हुआ प्लस लोगों ने वैक्सीन ली, तो लोगों के अंदर एक इम्यूनिटी बन गई, हर्ड इम्यूनिटी बन गई। ऐसा नहीं था कि वो वायरस दुनिया से समाप्त हो गया, वो वायरस दुनिया में अभी भी है, कोविड वायरस दुनिया में अभी भी प्रेवलेंट है, वो गायब तो नहीं होगा कहीं। लेकिन अब कोविड के केसेस इतने ज्यादा क्यों नहीं आते? बिकॉज पीपल हैव डेवलप्ड हर्ड इम्यूनिटी, लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है वायरस के अगेंस्ट। इसलिए वायरस आपकी बॉडी में, अगर आप इन्फेक्ट भी हो रहे हो तो वायरस प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा। और जब वायरस बढ़ेगा ही नहीं तो आप उसको ट्रांसमिट भी नहीं करोगे, और जब वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा तो वायरस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, वायरस के केसेस अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। तो दोस्तों WHO की एडवाइजरी है कि अगर किसी एरिया के अंदर 70% डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो रेबीज वायरस उस क्षेत्र से अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वायरस स्प्रेड ही नहीं होगा तो वो समाप्त हो जाएगा।
अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि क्या डब्ल्यूएचओ की एडवाइजरी भारत के अंदर फॉलो होती है या नहीं होती। दोस्तों प्रश्न ये आता है कि हमारे देश के अंदर एनिमल बर्थ को कंट्रोल करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम सभी जानते हैं भारत के अंदर वी हैव प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, जहां पर लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो एनिमल्स के खिलाफ क्रूरता क्रुएल्टी का प्रदर्शन ना करें। क्रुएल्टी टू एनिमल्स इज एन ऑफेंस, ये मॉरली भी रॉन्ग है और लीगली भी रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर कुछ रूल्स हैं, भारत के अंदर कुछ रूल्स हैं, उनका नाम है एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल 2023 रूल्स। अब दोस्तों इन रूल्स के तहत आपकी लोकल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ऊपर कुछ दायित्व है। आज आपके समक्ष मैं इन रूल्स को लिखूंगा, आप इन रूल्स को ब्रीफली अपने आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हैं टू शो कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डू वी हैव इन इंडिया टू कंट्रोल बर्थ, एनिमल बर्थ। क्योंकि एनिमल बर्थ या अनकंट्रोल्ड एनिमल बर्थ कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रॉब्लम है। जब डॉग्स की पॉपुलेशन किसी और जानवर की पॉपुलेशन एक हद से ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी चांसेस ऑफ ह्यूमन टू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, आदमी का, मनुष्य का और जानवरों का भिड़ंत कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो इसीलिए आज आपके समक्ष में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आपके सामने पढ़कर दिखाता हूं। देखिए रूल 3 कहता है कि लोकल अथॉरिटी में कंडक्ट द एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम थ्रू देयर ओन वेटनरी ऑफिसर्स और इफ रिक्वायर्ड लोकल अथॉरिटी में एंगेज द सर्विसेज ऑफ एन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। रूल 3 साफ साफ कहता है कि लोकल अथॉरिटीज, शहरों के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गांव के अंदर आपकी पंचायती राज, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। मतलब प्रयास करें कि जानवरों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो एक लिमिट के अंदर ही रहे। सेकंड, रूल 8 सब रूल 2, in the case of street animals the local authority shall be responsible for deworming, immunization and sterilization and may engage in animal welfare organization duly recognized by the board। दूसरा, लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी है कि स्ट्रे एनिमल्स के केस में, क्योंकि जो पेट एनिमल्स है उस केस के अंदर जो पेट का मालिक है, ओनर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जानवर को इम्यूनाइज करे, उसको वैक्सीनेट करे बीमारियों से। और स्ट्रे एनिमल्स के केस में यह लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जानवरों को इम्यूनाइज करे, उनको डिवॉर्म करे और उनको वैक्सीनेट करे। अब ये अगर सही से लोकल अथॉरिटीज ने किया होता तो रेबिस के केसेस बढ़ते ही ना। अगर लोकल अथॉरिटीज ने रूल 8 सब रूल 2 को प्रॉपरली फॉलो किया होता तो रेबिस के केसेस भारत के अंदर बढ़ते ही ना, क्योंकि जानवरों को जब आप एंटी रेबिस शॉट दे दोगे, उनको वैक्सीनेट कर दोगे, तो रेबिस के केसेस बढ़ेंगे कैसे। यहां पर लोकल अथॉरिटीज जो है वो अपनी ड्यूटी से चूक गई। देन रूल 9 फॉर्मेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमिटीज एंड इट्स फंक्शन। द मॉनिटरिंग कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। हर लोकल अथॉरिटीज के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, उसका उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करे। रूल 11 कैप्चरिंग और स्टरलाइजेशन ऑफ और इम्यूनाइजेशन ऑफ और रिलीज ऑफ स्ट्रीट डॉग्स शैल बी कंडक्टेड फॉर फॉलोइंग रीजन। रूल 11 स्पष्ट तौर पर लोकल अथॉरिटीज को कहता है कि स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको पकड़ना, उनको स्टेरलाइज करना और उनको इम्यूनाइज करना किन स्पेसिफिक केसेस के अंदर किया जा सकता है। पहला, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स फॉर विच द लोकल अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द मॉनिटरिंग कमिटी receive information or complaints about dog bites from street dogs suspected to be suffering from rabies। देखिए स्पष्ट तौर पर रूल 11 के अंदर कहा हुआ है कि अगर लोकल अथॉरिटीज को कंप्लेंट्स आती हैं लोगों से कि जानवरों को रेबीज हो गई है और जानवर लोगों को काट रहे हैं, तो उस केस के अंदर लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी बनती है कि वो जानवरों को कैप्चर करें, उनको इम्यूनाइज करें और उनको वैक्सीनेट करें, उनको या तो स्टरलाइज करें। तो दोस्तों स्पष्ट तौर पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर लोकल अथॉरिटीज के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि पहली चीज वो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करें, वो इंश्योर करें कि जानवरों की पॉपुलेशन एक हद से ज्यादा ना पड़े। वो कैसे होगा? बाय स्टरलाइजेशन, जानवरों को स्टरलाइज किया जाए। दूसरा लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्ट्रे एनिमल्स को इम्यूनाइज करें, उनको वैक्सीनेट करें। तीसरा, अगर कहीं किसी एरिया से ये कंप्लेंट आती है कि जानवरों को, खासकर डॉग्स को रेबीज हो गया है, तो उन जानवरों की वैक्सीनेशन, स्टरलाइज करने का और उनको समाज से हटाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल अथॉरिटी की। लेकिन दोस्तों प्रश्न यही आता है, जो प्रश्न हमारे सबसे पहले मैंने पूछा था, अगर भारत के अंदर रेबीज के केसेस हैं
तो क्या ये लोकल बॉडीज की डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है? कि लोकल बॉडीज एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के अंदर दी गई ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में असफल नहीं रही है? तो दोस्तों अब इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर डायरेक्शंस दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर डायरेक्शंस दिए अपने स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए, रिट जुरिडिक्शन का यूज करते हुए लोकल अथॉरिटीज को, दिल्ली एनसीआर की लोकल अथॉरिटीज को डायरेक्शंस दिए कि 8 हफ्तों के अंदर एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग्स को एनिमल शेल्टर के अंदर लेकर जाया जाए। हालांकि इस केस के लिए रिव्यू पिटीशन, इस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पर अपना ऑर्डर रिजर्व रखी है। जब भी वो ऑर्डर आएगा, क्योंकि आज सैटरडे था, कल संडे है, हो सकता है कि अगले हफ्ते जब भी वो ऑर्डर आए तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ये पावर है कि वो लोकल अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दे सके कि वो स्टेट एनिमल्स को एनिमल सेंटर में शिफ्ट करे? बिल्कुल है। दोस्तों आपको मैं केस बताता हूं, म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ रतलाम वर्सेस वर्दीचंद 1980। दोस्तों इस केस के अंदर रतलाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रतलाम एक शहर है मध्य प्रदेश के अंदर, रतलाम के अंदर एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही अनहाइजेनिक था। वहां पर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी। जब भी वहां बारिश होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था। पानी इकट्ठे होने के कारण वहां पर इंसेक्ट्स ब्रीड करते थे, वहां पर मच्छर ब्रीड करते थे, वहां बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। लोग उन क्षेत्र के अंदर दुर्गंध से, बीमारी से, अनहाइजीन से परेशान थे। लोगों ने कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने गुहार लगाई कि कृपया करके इस एरिया की सफाई की जाए, यहां पर सैनिटरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी बात सुनी नहीं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जो आप सभी जानते हैं भारत के अंदर सरकारी दफ्तरों का, सरकारी डिपार्टमेंट्स का यही रवैया रहता है। जब आप सिलेक्टो के ऑफिसर्स बन जाएंगे तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप अपने ऑफिस की ड्यूटी, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, उनको परफॉर्म कर लो। देश के अंदर कोई बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। अगर हर अधिकारी, हर ऑफिसर और हर नागरिक अगर अपने कर्तव्य ही निभाने शुरू कर दे इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो बिलीव मी वी विल बिकम अ सुपर पावर इन अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स। प्रश्न यही आता है कि हर कोई चाहता है कि मैं देश को बदलूं। बदलना नहीं है, आपको सिर्फ आपकी ड्यूटीज जो हैं वो सही तरीके से ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के संग परफॉर्म करनी है। दैट्स इट। यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग इन अ सडन चेंज, राइट? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोगों ने बहुत बार गुहार लगाई कि कृपया आप इस एरिया की सफाई कराएं, यहां पर दुर्गंध हो रही है, यहां पर गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण एरिया के अंदर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी इस पिटीशन, उनकी इस प्रेयर का कोई जवाब नहीं दिया। पीपल डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों ने कहा हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। राइट टू लाइफ का सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया इस प्रकार से कि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरमेंट एंड हेल्दी एनवायरमेंट। लोग कहते हैं जब हमारे आसपास इतनी गंदगी होगी, जब हमारे आसपास बीमारियां ब्रीड कर रही हैं, तो हाउ कैन वी एंजॉय राइट टू लाइफ? बात बिल्कुल उचित है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इंसान जानवरों की तरह एग्जिस्ट करे, 2 टाइम का खाना खाए और एक शेल्टर के अंदर, एक घर के अंदर पड़ा रहे। नहीं, राइट टू लाइफ का मतलब है व्यक्ति के पास वो सभी अधिकार हों जो अधिकार उसको मनुष्य के जीवन जीने लायक बनाते हैं। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट सेड यस, एवरी पर्सन हैज राइट टू लाइफ। अगर व्यक्ति के आसपास गंदगी रहेगी, व्यक्ति के आसपास दुर्गंध रहेगी, तो व्यक्ति जीवन कैसे जी पाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस आप सभी जानते ही हैं, मैंने रिट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ मैंडेमस इशू की रतलाम म्युनिसिपल काउंसिल को। सुप्रीम कोर्ट सेड वी वांट कि आप अपने एरिया की सफाई करें, क्योंकि आपकी पब्लिक ड्यूटी बनती है। आपकी पब्लिक ड्यूटी बनती है कि आप म्युनिसिपल एरिया के, जो भी एरिया आपकी जुरिडिक्शन में है, म्युनिसिपल एरिया, उसकी सफाई करवाएं। अगर आप सरकारी सफाई नहीं करवा सकते तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू करेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल ने यह बहाना लगाया कि वी डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट फंड्स, हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम सफाई कैसे करवाएं? सुप्रीम कोर्ट सेड वी डू नॉट वांट टू हियर एनीथिंग, वी डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूज। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करें। आपके पास पैसा है, नहीं है, वी डू नॉट गिव अ डैम। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड, आप स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए फंड्स की, आप टैक्सेस लगाइए, लेकिन मेक श्योर कि रतलाम के अंदर जो भी गंदगी इकट्ठी हुई है उसकी आप सफाई कराएं, बिकॉज ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बनती है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिखाई गई लापरवाही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा दिखाई हुई डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी को
रेक्टिफाई करते हुए, उसको ठीक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम 20 वर्षों से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम और रेबिस की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने कोई इसके ऊपर मेजर नहीं उठाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने ना तो मास वैक्सीनेशन की जानवरों की, ना उनको इम्यूनाइज किया और ना ही सही तरीके से स्टरलाइज किया। तो अब हमें इस केस के अंदर अपनी रिट जुरिडिक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा और हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिल्ली एनसीआर की ये ऑर्डर दे रहे हैं कि वो कृपया करके 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर जो भी स्टे डॉग्स हैं सबको एकत्रित करके रिलोकेट करें एनिमल शेल्टर्स में। अब दोस्तों इस केस के अंदर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहीं ना कहीं लोगों के राइट टू लाइफ को अफर्म करती है। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भारत के अंदर एक वर्ष के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ एनिमल बाइट्स के केसेस होते हैं, जानवर काट लेते हैं इंसानों को, खासकर डॉग्स। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपके राइट टू लाइफ को अफर्म करता है, क्योंकि अगर 20 से 25 हजार लोग रेबीज का शिकार हो रहे हैं तो दैट मींस रेबीज शैल बी कंट्रोल, और रेबीज को कंट्रोल करने के लिए एनिमल्स शैल बी कंट्रोल। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैट बॉक्स पे आप यस लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी जानते हैं कि मनुष्य, केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव नहीं है जिसका इस पृथ्वी पर अधिकार है। पृथ्वी पर अधिकार मनुष्य की तरह हर जीव का है, हर जानवर का है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जानवरों को भी उनका स्पेस दें, हम जानवरों को भी प्रकृति और प्रकृति के संसाधनों का लाभ लेने दें। इसीलिए जानवरों को, स्ट्रे डॉग्स को रिलोकेट करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यह बहुत जरूरी है टू इंश्योर कि एनिमल शेल्टर्स बनाए जाएं अप्रोप्रिएट। सुप्रीम कोर्ट को इस केस के अंदर एक्टिव मॉनिटरिंग करनी होगी ताकि जानवरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस द्वारा एनिमल शेल्टर्स बनाए जाए। अगर एनिमल शेल्टर्स अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो जानवरों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मार देगी। आप सभी जानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जानवरों की कलिंग कर देगी, उनको मार देगी, क्योंकि उनके पास अगर अप्रोप्रिएट शेल्टर्स ना हुए। तो दोस्तों इस केस के अंदर जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलर मॉनिटरिंग करे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कितने समय में कितने एनिमल शेल्टर्स बनवाती हैं, कितने जानवरों को रिलोकेट किया गया, केस रिपोर्ट, केस स्टेटस, एक्शन टेकन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रेगुलरली देखती रहे। और इसके साथ साथ जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट यह भी इंश्योर करे कि एनिमल शेल्टर्स के अंदर जानवरों की, डॉग्स की इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और उनका फूड का अप्रोप्रिएट प्रबंध किया जाए। दोस्तों क्योंकि जानवर जब बाजार में ओपन होते हैं, बाजार में है, गलियों में, तो बहुत सारे लोग उनको खाना खिला देते हैं। बहुत सारे लोग नियमित तौर पर, रेगुलर तौर पर उनको खाना खिलाते हैं, उनको फीड करते हैं, जिससे जानवर एटलीस्ट भूखे नहीं मरते। लेकिन जब इन जानवरों को रिलोकेट कर दिया जाएगा एनिमल शेल्टर्स के अंदर तो उनको खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हो जाएगी। तो दोस्तों इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह भी इंश्योर करना होगा कि एनिमल शेल्टर्स के अंदर जानवरों के लिए अप्रोप्रिएट फूड का प्रावधान बनाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लोगों को इन्वाइट कर सकती है, लोगों के सामने गुहार लगा सकती है कि जो लोग जानवरों को नियमित तौर पर खाना खिलाते थे अब वो एनिमल शेल्टर्स के अंदर जाकर वहां पर जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने रेबिस, डॉग बाइट्स, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में समझे। हमने समझा कि भारत के अंदर किस प्रकार से म्युनिसिपल अथॉरिटीज की लापरवाही के कारण रेबिस के केसेस बढ़े, रेबिस से रिलेटेड डेथ्स बढ़ी, और किस प्रकार से भारत के अंदर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, रूल्स होते हुए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जानवरों को स्टेरलाइज नहीं किया, स्ट्रे डॉग्स को इम्यूनाइज नहीं किया, स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट नहीं किया और एनिमल्स का बर्थ कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ना चाहते हुए इस केस के अंदर कॉग्निजेंस लेना पड़ा और इतना ड्रास्टिक ऑर्डर देना पड़ा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं।